अच्छा, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट अगर हम देखें, होस्टिंग क्या होती है? मेक सम टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक्सेसिबल यूजेबल इन द कोड बिफोर दे आर एक्चुअली डिक्लेयर। होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आपने देखा था कि आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले, इनिशियलाइज करने से पहले वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बताते हैं कि यार वेरिएबल्स लिफ्टेड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। होस्टिंग एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यार इंटरव्यूअर जब तक आपसे नहीं पूछेगा ना, उसको चैन नहीं आएगा। तो आपने उसको अच्छे से समझाना है और फिर उसको डिटेल में बताना है कि ये चीज़ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में वर्क कर रही है। ठीक है, थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपके पास कुछ कोड होता है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, होस्टिंग डॉट जी एस, और कंसोल लॉग लगा के फ़ाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। जावा स्क्रिप्ट इज़ रनिंग। ठीक है, और फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट डॉट सर सी, और फिर होस्टिंग डॉट जी एस। ओके, और फिर मैं अपनी फ़ाइल को लाइव चला के देख लेता हूँ लाइव सर्वर से, ताकि आउटपुट पता चल जाए। ठीक है, अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो मेरी फ़ाइल रन हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का, जो किस तरीके से काम करता है आज हमने उसको समझना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल होता है, मान लो ए, और उसकी वैल्यू है क्या भाई? ए। ठीक है, और तुम डिक्लेयर करने से पहले उसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ होस्टिंग। अभी अगर तुम देखो, तुमने लाइन नंबर 6 पर क्या किया है? अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, और फिर तुम इसको पहले लाइन नंबर 3 पर एक्सेस कर पा रहे हो। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? नॉट डिफाइंड का। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हें नॉट डिफाइंड का एरर मिल जाएगा। मतलब अगर ए नहीं है तो फिर तुम्हें नॉट डिफाइंड का एरर मिलता। अभी के केस में तुम्हारे पास ए मौजूद है, पर तुम ए को कब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो? इनिशियलाइजेशन, डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे इस बार आउटपुट क्या मिलेगा? अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ कब? इनिशियलाइजेशन से पहले वेरिएबल को, तो फिर मुझे क्या मिलता था? अनडिफाइंड। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि यार हमारे पास फाइल को रन करके हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी फाइल के अंदर कोड जाता है और फिर किस तरीके से मेमोरी के अंदर जाके वो सेव हो जाता है। हमारे पास वेरिएबल के दो इन्वायरमेंट थे, एक तो ग्लोबल स्कोप था और फिर हमारे पास एक स्क्रिप्ट का स्कोप था। ठीक है, गुड है, सही है। अभी के केस में मैं अपनी फ़ाइल को रोक देता हूँ कि यार मेरी फ़ाइल जो है वो आगे नहीं चलेगी। तो जब मैं अपनी फ़ाइल को रोकता हूँ तो फिर देखो कि मेरे पास ग्लोबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो रिफ्रेश कर लेते हैं रोकने से पहले ना कि क्या हो रहा है। स्टार्ट कर, ग्लोबल टॉप पे चला गया, बॉटम पे आ गया मैं बिल्कुल ना। तो अगर तुम देखो ए, ठीक है, तो मैंने अपनी फ़ाइल को क्या कर दिया? रोक दिया। और फिर मैं अगर यहाँ पर ए की वैल्यू देखूंगा तो वो क्या करता है? अनडिफाइंड की चिप लगा के उसके साथ रख देता है। मतलब मैं तुम्हें बताया था कि यार हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और उसके अंदर क्या हो रहा होता है? एक मेमोरी फेज होता है और एक कोड फेज होता है। तो फिर वो सारे वेरिएबल्स को लोड करता है अपने पास, स्कैन करता है, लोड करता है कि कौन सा वेरिएबल इस फाइल के अंदर मौजूद है। अगर है वेरिएबल तो वो उसके साथ कौन सी चिप लगा के रख देता था? अनडिफाइंड की। पर ये कौन से किसके साथ होता था? वैर के साथ होता है सिर्फ। अनडिफाइंड की चिप कौन किसके साथ लगाएगा? कोड आपका वैर के साथ लगा देगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको लेट से क्रिएट कर देता या फिर मैं कौन से क्रिएट कर देता, और फिर मैं अपनी फाइल को थोड़ा सा, और अपनी फाइल को मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पर लोड कराऊँ, तो तुम देखो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट से ए, लेट के कीवर्ड से एक वेरिएबल क्रिएट किया ए का और उसकी वैल्यू क्या दी थी? ए। जब मेरी फाइल लोड हुई तो मेरे पास ए का वेरिएबल जो है वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जाके बैठ गया और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है अभी के केस में? वैल्यू अनअवेलेबल। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस बार? वैल्यू अनअवेलेबल। और जब मैं अपनी फ़ाइल को रन करता हूँ और फिर मेरे पास अभी वैल्यू अनअवेलेबल है और फिर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे क्या मिल जाता है? एक एरर मिल जाता है। कौन सा वाला? अनकॉर्ड रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ग्रेट, हो गया। ठीक है,
अगर हम देखें ये हमें स्लाइड बताना क्या चाह रही है, देखो तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना कि हम किसी भी टाइप के मतलब डेटा टाइप हमारे पास मल्टीपल होते हैं और हम उनको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, और फिर हम क्या चाहते हैं कि यार हम अपने कोड में उनको यूज़ कर सकें, हम अपने कोड के अंदर उनको यूज़ कर सकें कब, बिफोर दे आर एक्चुअली डिक्लेयर और इनिशियलाइज। फिर क्या होता है कि यार होस्टिंग आपको कहता है कि अगर आपका वेरिएबल वेर से लेट से या कौन से क्रिएट है तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल लिफ्टेड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि यार हमारे पास ग्लोबल स्कोप होता था, फंक्शन स्कोप होता था और फिर हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता था। ठीक है, तो अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या होते हैं भाई आपके पास, अभी ये केस में एक ए क्रिएट हुआ, वो ग्लोबल स्कोप में जाके बैठ गया, मतलब ग्लोबल स्कोप कहलाएगा इसका, लेट ए का भी और फिर कौन सा और लेट का क्या कहलाता था, ब्लॉक स्कोप कहलाता था। और फिर हमारे पास वैर से जो भी चीज़ क्रिएट होती थी वो किस में कहलाती थी, ग्लोबल स्कोप में कहलाती थी। ठीक है, ये मेरे पास ग्लोबल स्कोप आ गया, और ये वाला मेरे पास क्या कहलाएगा, ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप। और फिर मेरे पास ये क्या कहलाता था, ग्लोबल स्कोप। ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाके बनेंगी, ग्लोबल स्कोप में और ब्लॉक स्कोप में। अगर मैं बात करूँ कि यार मेरे पास कुछ और भी स्कोप होते हैं, जैसे कि ब्लॉक स्कोप होता है, जैसे कि मेरे पास एक क्या है, ब्लॉक स्कोप। वो किसका होगा, आपके पास इफ़ का हो सकता है, आपके पास फॉर का हो सकता है, फॉर लूप का सॉरी ना, और फिर आपके पास स्विच केसेस का हो सकता है, और फिर आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डू वाइल वाइल का हो सकता है, डू का हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं भाई, मल्टीपल ब्लॉक स्कोप होते हैं। अच्छा, ब्लॉक स्कोप बेसिकली क्या होंगे, ये कर्ली ब्रैकेट होंगे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या रखते हैं, सारा अपना कोड रखते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्कोप के अंदर आपके पास पूरी बॉडी आ जाती है जिसके अंदर आप लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि आपके पास होस्टिंग होगी और फिर वो क्या करेगा, वेरिएबल को लिफ्ट कर देगा, मतलब टॉप पर ले जाएगा। अगर ग्लोबल स्कोप है तो फिर वो कहाँ लेके जा रहा है, हमारे पास बिल्कुल लाइन नंबर 1 से भी पहले 0 पर पहुंचा देगा। और अगर मेरे पास कोई ब्लॉक स्कोप है, अगर ब्लॉक स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल मेरा क्रिएट है तो फिर वो कहाँ चले आएगा, मान लो कि मेरे पास एक क्या ही है, ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल की डिक्लेयर किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कहा डी, इसकी वैल्यू क्या है डी, और फिर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये कहाँ पर पहुँचा देगा मेरे इस डी को, मेरे स्कोप के बिल्कुल टॉप पर। कहाँ पर पहुँचा देगा, मेरे स्कोप के बिल्कुल टॉप पर, मतलब मुझे यहाँ पर ये एक्सेसिबल होगा जब भी मुझे यहाँ पर वैर वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, वो अलग केस है कि यार लेट और कॉन्स क्या है, ब्लॉक स्कोप है, और लेट और कॉन्स आपको एक्सेस करने नहीं देता है। वैर के अंदर आपको वैल्यू को एक्सेस करने देता है, पर वो कौन सी चिप के साथ मिलती है आपको, अनडिफाइंड की चिप के साथ मिलती है। सही है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको थोड़ा सा इशू लग रहा हो कि ये क्या बता गए सर, होस्टिंग क्या है, समझ नहीं आ रहा। बेसिकली हमने ये देखा कि हमारे पास हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग, और उनको ना बिफोर इनिशियलाइजेशन बिफोर डिक्लेरेशन हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो होस्टिंग आपको क्या करता है, आपको वो वेरिएबल दिखा देता है, वो वाला वेरिएबल आपको दिखा देता है, या तो फिर आपको एरर आता है या फिर आपको अनडिफाइन मिल जाता है। ठीक है, अनडिफाइन एक डेटा टाइप है हमारे पास, आगे देखेंगे हमारे पास डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा। अनडिफाइंड की जो डेटा टाइप है ना वो सिस्टम जनरेटेड होती है, ये बात हमेशा याद रखना। अनडिफाइंड की डेटा टाइप हमेशा क्या होती है, सिस्टम जनरेटेड होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। कहते हैं कि यार बिहाइंड द सीन्स क्या और होता है, बिफोर एग्जीक्यूशन कोड इज स्कैन फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फॉर ईच वेरिएबल अ न्यू प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड इन द वेरिएबल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें बताया कि यार हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट है, हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट है। सबसे पहले तुम देखो स्क्रिप्ट है और एक तुम्हारे पास क्या है, ग्लोबल। तो इन दो वेरिएबल एनवायरनमेंट के अंदर जाके क्या हो जाते हैं, तुम्हारे वेरिएबल वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं। सही है। अच्छा, ये दोनों हैं क्या, ये दोनों क्या है, नहीं ये ऑब्जेक्ट हैं, मेमोरी फेज है, क्या है, देखो ना ऑब्जेक्ट के अंदर तुम क्या क्रिएट करते थे, प्रॉपर्टी क्रिएट करते थे और फिर उसकी वैल्यू आ जाती थी, याद आ रहा है। तुम क्या करते थे, एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते थे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर और फिर उसकी वैल्यू। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ फिर से। बिल्कुल, अभी के केस में देखो ऑब्जेक्ट में है मेरे पास, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी एक डी की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और फिर इसके अंदर डी रख देता हूँ। ठीक है, और जब मैं कंसोल लॉग करूँगा अपने इस ऑब्जेक्ट को तो फिर मुझे क्या मिलेगा, लाइन नंबर 29 पर। मैं इसको ज़रा सा चला देता हूँ और फिर मुझे रिफ्रेश करने के बाद मेरी फाइल के अंदर मिल जाए। अच्छा, ए इज़ नॉट मना कर रहा है कि यार आप ए को इनिशियलाइज
करने से पहले एक्सेस कर रहे हो, तो फिर आप क्या करो, उसको हटा दो अभी फ़िलहाल। आपने क्या किया, एक डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर आपको क्या, एक प्रॉपर्टी मिली डी की, और उसकी वैल्यू क्या आती है डी। अगर मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन रख दूँ अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, रख सकता हूँ। मैंने कहा यार एक्स वाई जी का मेरे पास क्या होगा, एक फ़ंक्शन होगा, और मैंने यहाँ पर एक एनोनिमस फ़ंक्शन बना लिया, और जो काम करता है क्या, दिस डॉट नेम को प्रिंट, कंसोल डॉट दिस डॉट डी को प्रिंट करता है। ओके, कर देगा। और फिर अगर तुम ऑब्जेक्ट को देखो तो तुम्हें इसके अंदर क्या मिला, एक डी की प्रॉपर्टी मिली, और फिर तुम्हें एक एक्स वाई जी का फंक्शन मिला। अगर तुम्हें इस फंक्शन को कॉल करना होता तो तुम क्या करते, एक्स वाई जी को कॉल करके चला देते। सेम यहाँ पर सोर्सेज के टैब के अंदर तुम अगर देखो, मैं अपनी फ़ाइल को रन करने से पहले रोक दूँ, यहाँ पर मैं आया और अपनी फ़ाइल को रोक देता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर क्या मिला, टॉप पर जाना है बिल्कुल, बिल्कुल नीचे कैसे चले जाता है ये, टॉप से। सर वो साइड में स्क्रॉल बार भी आ रहा है छोटा। हम्म, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे पास एक लोकल का है, मेरे पास एक, देखो मेरे पास एक स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक दूसरा मेरे पास ग्लोबल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको अगर दिखाऊं तो मैंने एक ए क्रिएट किया, वो मुझे ए इसके अंदर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और मुझे ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है स्क्रिप्ट के टैग में। अच्छा, स्क्रिप्ट वाले के अंदर मुझे क्यों चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि मैंने लेट या फिर कौन से क्रिएट किया होगा। देखो ऑब्जेक्ट मैंने लेट से क्रिएट किया है, और फिर मैंने एक ए भी किससे क्रिएट किया है, लेट से क्रिएट किया है। लेट और कौन सी वाली चीज़ें मुझे कहाँ पर मिलेंगी, स्क्रिप्ट के स्कोप के अंदर, जबकि ग्लोबल के अंदर किस कौन सी वाली चीज़ें मिलेंगी, जो मेरे वैर से बनी हुई होंगी। ठीक है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना चलने से पहले रोक देता हूँ, इसको मैंने चलाने से पहले रोक दिया। ओके, अब मुझे क्या मिला, ए जो है अनअवेलेबल मिला, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी मुझे अनअवेलेबल मिली, क्योंकि मैंने अपनी फाइल को इस बार क्या कर दिया, रोक दिया। बी मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड मिल गया। सही है। अब मैं क्या करना चाहता था कि यार मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी तो मिल रही है, एट दी एंड क्या मिल रही है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी तो मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर मुझे इसके अंदर से प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ग्लोबल का ऑब्जेक्ट हो गया, स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर जाके क्या क्रिएट हो रही है, एक एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो या फिर जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी भी डेटा टाइप का, तो यहाँ पर अगर देखो तो ये क्या कहते हैं, बिफोर एग्जीक्यूशन कोड इज स्कैन फॉर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपकी फाइल चलने से पहले क्या हुआ, फाइल आपकी स्कैन हुई, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स या कुछ भी थे, मतलब किसी भी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट था, एरे था, कोई भी वेरिएबल क्रिएट हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, ईच वेरिएबल के लिए एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा। कहाँ पर, आपके वेरिएबल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। वेरिएबल एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, स्क्रिप्ट है, और दूसरा कौन सा हमारे पास ग्लोबल है। तो तुम देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया था, और फिर वो मुझे लेट से क्रिएट कर रहा था मैंने, वो मुझे कहाँ पर मिला, स्क्रिप्ट के स्कोप के अंदर मिला। और अगर मैंने बी के नाम से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की थी, वो मुझे ग्लोबल के वेरिएबल एनवायरनमेंट में मिल गई। यहाँ पर अगर मैं फंक्शन रखता तो फिर मुझे वो फंक्शन भी मिल जाता। तो ये बात तो मैं समझ आई, बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होता है, हमारी फाइल स्कैन होती है वेरिएबल्स के लिए, और फिर वो क्या कर देती है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टी को जाके स्टोर कर देती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। किसी कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो कि होस्टिंग क्या होती है, और फिर ये जो आपने स्कोप दिखाए, और हर वेरिएबल के अलग अलग, मतलब प्रॉपर्टी अलग अलग क्रिएट होगी ना। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग क्रिएट होंगी, क्योंकि तुम्हारे पास स्कोप अगर तुम यहाँ पर देखो ना, स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, ए अलग क्रिएट हो रहा है, ओबीजे अलग क्रिएट हो रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो रही हैं किसमें, एक वेरिएबल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, किसी का और कोई सवाल इससे रिगार्डिंग। सर ये सोर्सेस में जाके कौन से टैब में आ रहा है ये, सोर्सेज में जाके मैंने क्या किया है, मैं सोर्सेज के अंदर गया हूँ, मेरे पास बराबर के अंदर टैब आ रहा है, बिल्कुल बराबर में होगा स्कोप। ठीक है, आप ये इसको खोलोगे ना, यहाँ से मैंने अभी क्या किया, बंद किया, मैंने इंस्पेक्ट किया, मैं सोर्सेज के अंदर चला गया। सोर्सेज के अंदर मुझे एक लेफ़्ट साइड पर एक मेरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर फाइल मिलेगी, सारा कोड होगा इसके अंदर, और फिर यहाँ पर मुझे स्कोप का मिल जाएगा। मैं क्या करूँ, सिंपली अपनी फ़ाइल को अगर रोक के मुझे देखना है कि यार क्या हुआ आउटपुट और किस तरीके से मेरी फ़ाइल चल रही है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा लाइन पर, कौन सी लाइन मुझे फ़ाइल को रोकना है, और फिर यहाँ पर तुम्हें पॉज़ का ऑप्शन आ रहा होगा,
इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो लिखा हुआ कुछ आएगा, पॉज स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। मैंने रोक दी यहाँ पर फाइल। और अभी भी मेरे ख्याल से ना यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑलरेडी वैल्यूज़ मौजूद थी, तो फिर ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिफ्रेश कर देना, या फिर टॉप पर जाके लाइन नंबर 1 को ही रोक देना। सही है। तो ये चक्कर है इसका। समझ आई कि ये किस तरीके से काम कर रहा होगा। अब अगर हम आगे देखें कि हमें क्या बताते हैं, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तुमने बिहाइंड द सीन देख लिया किस तरीके से काम कर रहा था, और होस्टिंग भी तुम्हें समझ आ गया। ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर क्या होस्टेड होता है, क्या तुम्हारी जब फंक्शन डिक्लेरेशन तुम करते हो क्या वो होस्टेड होता है, जब तुम वैर से वेरिएबल क्रिएट करते हो क्या वो होस्टेड होते हैं, क्या तुम जब लेड एंड कॉन्स के वेरिएबल बनाते हो क्या वो होस्टेड होते हैं, और फिर आखिरी चीज़ क्या कहते हैं कि यार फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरोस क्या वो होस्टेड है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या फंक्शन डिक्लेरेशन जो है, जब आप नॉर्मल फंक्शन के कीवर्ड से फंक्शन को डिक्लेयर करते हो क्या वो होस्टेड होता था? क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये आपको आंसर पता होना चाहिए। क्या होता था? लिस्टेड होता होस्टेड होता है। है। फंक्शन अभी आपको रिकॉर्ड फंक्शन डिक्लेरेशन आपके पास क्या होती हैं? होस्टेड होती हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यार मेरे पास एक फंक्शन होगा। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन होगा, और फिर मैं यहाँ पर फंक्शन के कीवर्ड से क्या बना लूँ, एक फू का फंक्शन बना लूँ। और वो फू का फंक्शन क्या करेगा, मुझे कंसोल लॉग करा देगा, क्या भाई, दिस कीवर्ड को क्या करा देगा, कंसोल लॉग। नॉर्मल फंक्शन के अंदर दिस का कीवर्ड क्या करता था, एक विंडो का ऑब्जेक्ट मुझे लाके दे देता था। और मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, फंक्शन लाइन नंबर 34 पर डिक्लेयर किया, और फिर मैं क्या करता हूँ, टॉप पर जाके इसको कॉल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लाइन नंबर 2 पर किया, और मैंने अपने फू के फंक्शन को कॉल कर दिया। कौन सी नंबर लाइन में? लाइन नंबर 4 के अंदर। ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं अपनी फ़ाइल को रन करूँगा, मैंने कहा यार मेरी फ़ाइल को रन कर दो, मेरी फ़ाइल को रन कर दो। सही है। और फिर मैं कंसोल लॉग के अंदर गया, तो मुझे इस बार क्या मिला, मेरा लाइन नंबर 37 पर विंडो का ऑब्जेक्ट। पर हुआ क्या, पर ये चला कहाँ होगा, लाइन नंबर 37 का तो इसने कंसोल मुझे दिखा दिया, पर मैंने इसको चलाया कहाँ पर, लाइन नंबर 4 पर। ठीक है। अगर तुम देखो इसको बिहाइंड द सीन्स कि ये पीछे क्या कर रहा होगा, मैं तुम्हें बताया था कि अगर फंक्शन के कीवर्ड से बना हुआ है, तो जैसे अनडिफाइन आ रहा है ना, जैसे अनडिफाइन आ रहा है, फिर क्या होता था, फंक्शन के कीवर्ड से बना हुआ फंक्शन वो पूरा अपनी बॉडी के साथ जाता था, कहाँ पर, अपने स्कोप के अंदर। कहाँ पर जाता था, अपने स्कोप के अंदर। मैंने यहाँ पर फंक्शन को रोका, लाइन को अपनी रोका, और फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आके, और फिर अपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर देखा ए मुझे वैल्यू अनअवेलेबल मिली। ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड क्या है भाई, हमारे पास ग्लोबल है। फंक्शन के कीवर्ड से जो भी फंक्शन बनेगा वो किस में जाएगा, ग्लोबल में जाएगा। मैंने कहा ज़रा, मेरा क्या था, फू का फंक्शन था। अब यहाँ पर अगर तुम देखो, फू का तुम्हें प्रॉपर्टी मिली कोई, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ फू के नाम से, प्रॉपर्टी क्रिएट हुई कहाँ पर, ग्लोबल के वेरिएबल एनवायरनमेंट में, और उठ के क्या चला गया, पूरा फंक्शन चला गया। क्या चला गया, एक पूरा मेरा फंक्शन चला गया। अब जब यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन है, जब भी तो उसको वो मिल पा रहा है, जब भी तो उसको लाइन नंबर 4 पर मिल पा रहा है, और फिर वो उसको चला भी रहा है। याद है मैंने तुम्हें बोला था यार, फंक्शन का जो कीवर्ड है उससे जो फंक्शन क्रिएट होगा तुम्हारे पास, वो क्या करता है, पूरा लोड करता है कहाँ पर जाके, अपने मेमोरी फेस के अंदर। कहाँ पर जाके लोड करता है, अपने मेमोरी फेस के अंदर। ठीक है। तो तुमने देखा कि यहाँ पर मैंने फंक्शन के कीवर्ड से जो फंक्शन क्रिएट किया था, वो वैल्यू मुझे ऑलरेडी एक्सेसिबल है। क्योंकि क्या हुआ होगा बिहाइंड द सीन्स के यार, एवरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए फिर क्या होता है, आपकी फाइल स्कैन होती है, और फिर आपको प्रॉपर्टी कहाँ पर मिल जाती है, अपने के अंदर मिल जाती है। या तो फिर वो ग्लोबल होगा, या तो फिर वो लोकल स्कोप होगा, मतलब स्क्रिप्ट का स्कोप होगा। ठीक है। तो ये वाली बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा कि यार हमारे पास जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो क्या होती हैं, होस्टेड होती हैं, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, वही जो इसका फंक्शन है, जो इसका फंक्शन है वो क्या होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यार हाँ होस्टेड है, और फिर एक्चुअल फंक्शन क्या है, इसकी इनिशियल वैल्यू है। कहते हैं कि यार स्ट्रिक्ट मोड में क्या होगा, ब्लॉक स्कोप होगा। ये वाली बात याद रखना है, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, अदरवाइज फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि यार आपके पास लाइन नंबर 65 पर मैं तुमसे पूछूं, स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि आप क्या करते हैं कि बिल्कुल टॉप पर आ जाते हैं अपनी, और एक स्ट्रिंग ओपन करते हैं, क्या लिख देते हैं, यूज़ स्ट्रिक्ट। क्या लिख देते हैं, यूज़ स्ट्रिक्ट। और फिर जब इसको आप चलाने की कोशिश करोगे ना, तो ये कहाँ चले जाएगा, ब्लॉक स्कोप में चले जाएगा।
ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जब यूज स्ट्रिक्ट मोड आप ऑन करोगे ना, वैसे अभी ऐसे हमें इसकी इतनी नीड नहीं है, जब आप इसको चलाओगे तो उस वक्त इसका फंक्शन का स्कोप क्या होगा, ब्लॉक स्कोप होगा। अदरवाइज जब यूज स्ट्रिक्ट आप नहीं चला रहे होगे तो फिर आपको क्या होगा, ये स्कोप फंक्शन स्कोप होगा। बस ये कह रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं। मैं तुमसे पूछा था कि यार वैर के जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर मैंने बल्कि इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया था कि तुम क्या कर रहे थे, एक वैर से वेरिएबल को क्रिएट कर रहे थे बी को, और फिर उसको कंसोल करके देख भी रहे थे। बी को तुम क्या कर रहे थे, कंसोल करके देख भी रहे थे। अगर इसमें होस्टिंग नहीं होती तो तुम्हें फिर ये वैल्यू एक्सेस नहीं होती, अगर इसके अंदर होस्टिंग नहीं होती तो तुम्हें ये वैल्यू एक्सेस नहीं होती। जबकि तुम्हें क्या मिला यहाँ पर लाइन नंबर 7 पर, अनडिफाइंड। लाइन नंबर 7 पर तुम्हें यहाँ पर क्या मिला, अनडिफाइंड। सही है। तो मतलब इसके अंदर होस्टिंग है, क्योंकि ये जाके क्या क्रिएट कर रहा होगा, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा होगा, किस नाम की, जो उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड की होगी। जब भी तुम्हें यहाँ पर क्या मिला, अनडिफाइंड मिल गया। ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई कि यार वैर के जो वेरिएबल होते हैं, जो वैर के कीवर्ड से वेरिएबल बनते हैं, उस वो भी होस्टेड होते हैं। और फिर ये इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं अपने पास, अनडिफाइंड रखते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं हमेशा अपने पास ये लोग, अनडिफाइंड रखते हैं, वैर के जितने भी वेरिएबल्स होंगे। अभी के केस में अगर देखा जाए तो वैर बहुत कम यूज़ होता है, मतलब ना होने के बराबर यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। और जैसे कि आप, गलत है ना काम कि आपने वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 5 पे, और फिर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो लाइन नंबर 2 पर, तो मतलब गलत है ये चीज़। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर अब लेट कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ होते हैं। फिर कहते हैं कि यार लेड एंड कॉन्स के अंदर होस्टिंग होती है। आपसे पूछता हूँ, लेड एंड कॉन्स के अंदर होस्टिंग होती है? नहीं। होती है अगर वो चौक पर बने हुए हो तो। अ, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसके, हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर होस्टिंग होती है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछे तो आपने बताना है कि हाँ भाई ये होस्टेड होते हैं, पर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल यूज़ केस के अंदर नहीं होते। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ रहे ना तो होस्टिंग होती है इसके अंदर, नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेड एंड कॉन्स के अंदर नो लिखा हुआ है, पर कहते हैं कि यार टेक्निकली यस, बट नॉट इन प्रैक्टिस। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया था कि यार अगर लेड और कॉन्स का वेरिएबल जब क्रिएट होता है, जब लेड और कॉन्स का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है हमारे पास, तो वो कहाँ जा रहा है, एक हमारे स्क्रिप्ट के स्कोप में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्क्रिप्ट के स्कोप में। अगर तुम यहाँ पर देखो, लेट से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, लेट ए, उसकी वैल्यू क्या थी, ए। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये तुम्हें आगे समझाना पड़ेगा। इंटरव्यूअर तुम्हारा अगर कोई दिमाग से पैदल मिल गया, वो तुमसे हर चीज़ पूछेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी फ़ाइल को रन करता हूँ। सही है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी फ़ाइल को रन किया, और उससे पहले फिर मैंने अपनी फ़ाइल को रोक भी दिया। ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो, मैंने लेट ए इक्वल्स टू उसकी वैल्यू क्या कर दी, ए। ठीक है। और जब ये फाइल को मैंने रोका तो ये स्कैन हुए वेरिएबल, इसके वेरिएबल सारे स्कैन हुए, और फिर लेट और कॉन्स वाली चीज़ क्या थी, ब्लॉक स्कोप। और वो कहाँ पर जाके पैदा होती थी, स्क्रिप्ट के स्कोप में जाके पैदा होती थी। और अभी अगर तुम देखो, अगर ये वैर से बना हुआ था तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती थी, अनडिफाइंड मिलती थी। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं, स्क्रिप्ट के स्कोप के अंदर जब ए क्रिएट हुई, प्रॉपर्टी क्रिएट हुई, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हुई, अनअवेलेबल। वैल्यू क्या हुई मेरे पास हुई इस बार, अनअवेलेबल। मतलब ये ए मेरे पास है, ये ए मेरे पास है कब, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब मेरा क्रिएट हुआ, मेरे वेरिएबल स्कैन हुए, और ये वाला ए मेरे पास मौजूद है, पर उसकी वैल्यू जो है ना वो मेरे पास क्या है, अनअवेलेबल। क्या वैल्यू है मेरे पास इस बार, अनअवेलेबल। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आई? मैंने कहा कि मेरे पास ए मौजूद है, ए की प्रॉपर्टी मेरे पास मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, टेक्निकल वे में तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे पास ए मौजूद है, पर उसकी जो वैल्यू है ना वो मेरे पास क्या है, अनअवेलेबल। ए मेरे पास वैर का वेरिएबल भी था, मान लो अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी तो मेरे पास क्या पड़ी हुई होती थी, अनडिफाइंड। क्या पड़ा हुआ होता था मेरे पास, अनडिफाइंड। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, लेड एंड कॉन्स के जो वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर होस्टिंग होती है, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, मेरे स्क्रिप्ट के स्कोप के अंदर पड़े हुए हैं। पर इनकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, देखो, अनइनिशियलाइज। वहाँ पर क्या दिखा रहा है तुम्हें, वैल्यू अनअवेलेबल। ठीक है। तो ये अनइनिशियलाइज होते हैं, और फिर ये अपने साथ क्या लेके आते हैं, टेम्पोरल डेड जोन लेके आते हैं। ये अपने साथ क्या लेके आते हैं भाई, टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यार वो क्या होता है, फिर भी हम इसको देखेंगे कि टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो ये बात समझ लो, लेड एंड कॉन्स के वेरिएबल्स के अंदर होस्टिंग होती है टेक्निकली यस, बट नॉट इन प्रैक्टिस।
आपने कॉन्फिडेंट होके बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि हाँ भाई होती है, और क्यों होती है। ये लो इसका आउटपुट, ये रहा इसका तरीक़ेकार, ये रही वैल्यू मेरे पास, और मेरे पास अनइनिशियलाइज़ होती है, और ये अपने साथ टेम्पोरल डेड ज़ोन लेके आते हैं। टेम्पोरल डेड ज़ोन भी बेसिकली आपको पता है क्या होता है कि यार आप जो है ना बिफोर इनिशियलाइजेशन आप अपनी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर हम देखें यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, फंक्शन एक्सप्रेशंस एंड एरोज। क्या इसके अंदर होस्टिंग होती है? नहीं होती। सही है, देखते हैं फिर से। ठीक है, अगर सर हम ये देख आपने बोला था ना कि बस मेमोरी फेज में होगा ना। हाँ बिल्कुल, ये उसी में ही होगा, पर इसकी वैल्यू देखो, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अनइनिशियलाइज होगी, और जब भी तो ये टेम्पोरल डेड जोन क्रिएट करते थे, और फिर जब भी ये मुझे एक्सेस करने नहीं देते थे। टेम्पोरल डेड जोन पर आते हैं और उसको फिर अच्छे से समझेंगे। फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में अगर कोई मुझे बताए, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती थी? वेरिएबल में जो स्टोर वेरिएबल में जो कर देते बेहतरीन बेहतरीन। आपने कहा कि यार आप क्या करो, एक वेरिएबल क्रिएट करो कि एफ एन के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर आप एक फंक्शन को बना लो। ओके, यही कह रहे थे। यही क्या होती है हमारे पास, फंक्शन एक्सप्रेशन होती है। मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन एक्सप्रेशन, यही हमारे पास क्या होती है भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पर कहा कि यार सेम काम करना, कंसोल लॉग करा देना दिस, क्या करा देना, दिस। पर कब, पर कब मैंने कहा एफ एन को कॉल कर दो कहाँ पर, फू की जगह। कहाँ पर कॉल कर दो, फू की जगह, लाइन नंबर 6 पर। बनाया कब, बनाया कब मैंने, लाइन नंबर 44 पे। और कॉल कब करा रहा हूँ, और कॉल कहाँ करा रहा हूँ, लाइन नंबर 6 पर। ठीक है, अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, एरर आएगा पर एफ एन एस नॉट। अच्छा, अच्छा कितने कह रहे हैं कि एरर आएगा, कितने कह रहे हैं कि एरर आएगा? हैंड रेज करके बताएं ज़रा, पता तो चले। कोई भी नहीं बता रहा मतलब, डर लग रहा है भाई, तुक्का तो मारो, हो सकता है सही लग जाए, ट्राई तो करो। क्या आएगा आउटपुट, कोड फिर से दिखाता हूँ। सर कोड मैंने कोड क्या दिखा किया, दीजिए। एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट किया। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या थी, वेरिएबल के अंदर मेरा फंक्शन आ गया, और फिर मैं उस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। सोचो तो क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा सर सोचो। एरर क्या आएगा, एरर आएगा। अच्छा क्यों आएगा, थोड़ा सा ये बताओ। ये किससे बना हुआ है, वैर से बना हुआ है। फिर से सोचो, थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज किया, बोल आप सही रहते, थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो वैर का वेरिएबल क्या था, ग्लोबल स्कोप में क्या पढ़ा हुआ था। पहले सोचो, छोड़ो, फंक्शन आगे, सुनो मेरी बात सुनो, फंक्शन जो लिखा हुआ है ना उसको इग्नोर करो। ये क्या है, वेरिएबल है। सर मैं गैस कर एक मिनट रुक जाओ, पहले पहले समझो फिर गैस सर करना। ये गैस है अपडेट कर देगा फंक्शन आ जाएगा ऊपर। सर ये आएगा कि तो सर fn is not a function। एफ एन इज नॉट अ, एफ एन इज नॉट अ फंक्शन। नो fn is not a function। अच्छा अब रुक जाओ, अब सुनो, ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया। तुमने कहा कि यार वैर जो है तुम्हारे पास एक, एफ एन जो है ना एक वेरिएबल है, उसके अंदर भले कुछ भी लिखा हुआ है, कहलाएगा क्या, ये एक वेरिएबल। जब तुम्हारी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा तो तुम्हारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे जाके लोड हो जाएंगे, जाके क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। अब उसको ये नहीं पता कि ये क्या है, जाहिर सी बात है, जो वैर का जो वेरिएबल है वो क्या करता है, ग्लोबल में जाके अनडिफाइन रख देता है। क्या रख देता है, अनडिफाइन। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, अनडिफाइन तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, और अनडिफाइन को क्या कर रहे हो तुम, कॉल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अनडिफाइन था तुम्हारे पास एफ एन, एफ एन तुम्हारे पास क्या था। अगर मैं तुम्हें कंसोल लॉग लगाऊं ना, कंसोल लॉग के अंदर तुम्हें दिखाऊं एफ एन क्या है, एफ एन क्या होगा यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर इसको रोका, चलाया यहाँ पर अपनी फाइल को, और मेरे पास क्या आया, लाइन नंबर 6 पर मैंने क्या किया, एफ एन को दिखाया तुम्हें। लाइन नंबर 6 पर मेरे पास क्या आया, अनडिफाइन। और अब मैं क्या करूँ, अनडिफाइन को कॉल कर दूँ। क्या कह रहा हूँ, तुम अनडिफाइन को कॉल कर दो। अनडिफाइन और उसके आगे एरो, राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कुछ होता है, नहीं होता ना। क्या आया, अनकॉट टाइप एरर, एफ एन इज नॉट अ फंक्शन, एफ एन इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एफ एन क्या पड़ा हुआ है, अनडिफाइंड पड़ा हुआ है।
ये ऑलरेडी हमने करके भी देखा था, ये ऑलरेडी हमने करके भी देखा था। एफ एन इज़ नॉट अ फंक्शन आ गया, ये वाली बात समझ आई। तो तुम्हारे पास तुम्हें देखना पड़ेगा फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरीके से कॉल हो रहा है, ठीक है। और ये तुम्हें क्या मिलेगा, नॉट नॉट अ फंक्शन मिलेगा। फिर अगर तुम यहाँ पर इसकी जगह एक एरो फंक्शन बना लेते, मैंने कहा यार क्या करो, एक लेट से क्या बनाओ, एक एरो फंक्शन बनाओ, लेट वैर किसी से भी बना लो। मैंने कहा एरो और एफ एन, और फिर क्या करो, एक एरो फंक्शन बनाओ। और उसके लिए क्या करो, आप कंसोल लॉग कराओ क्या भाई, हमारे पास माई नेम इज़ हसन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन को कॉल करता हूँ, एरो फंक्शन को यहाँ पर आया और इसके पास आके कॉल कर दिया। अब देखो क्या आएगा, अब बताओ क्या आएगा। एरो फंक्शन में वो स्ट्रिंग रहती है ना, तो इसमें भी एरर ही आएगा। सेम एरर आएगा, पर एरर क्या आएगा। सर इनिशियलाइज का आएगा, इनिशियलाइजेशन का आएगा। क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन का, इनिशियलाइजेशन आएगा, बिफोर इनिशियलाइजेशन। आओ देखते हैं क्या आया। uncalled reference error cannot access arrow fn before initialization, ठीक है, गुड हो गया, सही। अगर फिर मैं इसको नीचे कॉल कर देता तो फिर मेरा काम हो जाता। सिंपल चीज़ है भाई, आपने ये देखना पड़ेगा कि यार हमारे जो फंक्शन एक्सप्रेशन है और फिर हमारे जो एरो फंक्शन है वो कॉल किस तरीके से हो रहे हैं, उसकी बेस पर हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 67 हमारी कहाँ चली गई, ये। अब अगर तुम देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था क्या भाई, टेम्पोरल डेड जोन। तो ये क्या होता है टेम्पोरल डेड जोन, टेम्पोरल डेड जोन ES6 की चीज़ के अंदर है, किसके अंदर है, ये बात हमेशा याद रखना। टेम्पोरल डेड जोन किसके अंदर है, ES6 की चीज़ में। वैर के अंदर टेम्पोरल डेड जोन नहीं होगा, लेड एंड कॉन्स के अंदर टेम्पोरल डेड जोन आता है। अगर तुम प्रीवियस वाली स्लाइड देखो तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि लेड एंड कॉन्स के जो वेरिएबल्स होते हैं वो टेक्निकली होस्टेड होते हैं पर नॉट इन प्रैक्टिस है, सही है। और अपने साथ क्या लेके आते हैं, TDZ टेम्पोरल डेड जोन लेके आते हैं। किस में होगा ये टेम्पोरल डेड जोन, लेड कॉन्स और फिर लेट कॉन्स के अंदर होगा, ब्लॉक स्कोप के अंदर होगा, ओके। तो अगर तुम यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा कि यार एक ब्लॉक स्कोप बनाओ किसका, इफ का, ठीक है। और उसके अंदर लाइन नंबर 1 के अंदर स्कोप की बॉडी के अंदर लाइन नंबर 1 पे आप क्या करना है, कंसोल लगा देना, जोनस इज अ जॉब। जॉब क्या है भाई, यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ हो रहा है, तो मतलब इन्होंने कर्ली ब्रैकेट और डॉलर का साइन भी यूज़ किया हुआ है, तो ये एक वेरिएबल को क्या करना चाहते हैं, इसको साथ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ आपके वेरिएबल को कॉन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 किसके अंदर, आपके स्कोप की लाइन नंबर 1 के अंदर, इफ़ की कंडीशन के अंदर। क्या तुम्हें इफ़ की कंडीशन के अंदर लाइन नंबर 1 पर वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज नज़र आ रहा है कहीं पर, नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर तुम देखो, क्या तुम्हें उसके नीचे कहीं जॉब के नाम से कोई एक वेरिएबल क्रिएट हुआ नज़र आ रहा है। अब वो देखो, वो वेरिएबल किससे क्रिएट हुआ हुआ है, क्या वो वैर से क्रिएट हुआ हुआ है, क्या वो क्या वो लेट से क्रिएट हुआ हुआ है, क्या वो कौन से क्रिएट हुआ हुआ है। तो कॉन्स्ट और लेट के अंदर क्या आता था मेरे पास, एक टेम्पोरल डेड जोन आता था, क्या आता था एक मेरे पास, टेम्पोरल डेड जोन आता था। टेम्पोरल डेड जोन का मतलब समझो कि यार टेम्पोरल का क्या होता है, टेम्परेरी होगा कुछ, क्या होगा, टेम्परेरी होगा, सही है। डेड जोन मतलब डेड जोन को हम क्या कह सकते हैं यार, कि एक मुर्दा हालत में, इसको क्या कह सकते हैं हम, डेड जोन मुर्दा हालत, ठीक है। हम्म, ब्लॉकेज भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर डेड जोन यानी ऊपर की तरफ जाने देते हाँ ये भी कह सकते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। सिंपल करते हैं कि ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब कि यार हमारे पास जब भी हम इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे लेट कॉन्स के, तो हम उसको बिफोर इनिशियलाइजेशन एक्सेस नहीं कर सकेंगे। क्या क्या कहना चाहते हैं आप, कि यार हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जब भी वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज होगा, उससे पहले वो एक्सेसिबल नहीं होगा। कौन से वेरिएबल, लेट और कॉन्स के वेरिएबल आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे। आपको एरर क्या मिलेगा, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस जॉब बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्यों आ रहा है ये, टेम्पोरल डेड जोन फॉर जॉब वेरिएबल। टेम्पोरल डेड जोन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कौन से क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये कौन से क्रिएट हुआ है, मतलब कि जब तक वो वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं होगा,
वो स्कोप जितना भी बड़ा है, उसका ऊपर वाला एरिया जितना भी है ना, जब मेरा वेरिएबल लाइन नंबर 7 पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो गया, और मैं इससे ऊपर वाले एरिया के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका टेम्पोरल डेड जोन है। मैंने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लिया, अब मैं उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज के नीचे हर जगह पर यूज़ कर सकता हूँ। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आई? किस किस को समझ आ गई? मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के बाद नीचे एक्सेस कर सकता हूँ। थोड़ी सी इसकी इम्प्लीमेंट हम खुद से भी करके देखते हैं कि यार हमने क्या किया। एक ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया, सही कंडीशन ट्रू होगी मेरी, और फिर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा ए बी सी। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ए बी सी के नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ और इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैंने कंसोल लॉग कर दिया किसको, ए बी सी को। देखो लेट का वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, लेट का वेरिएबल। मैं बिफोर इनिशियलाइजेशन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, आफ्टर इनिशियलाइजेशन इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। लाइन नंबर 60 पर तुम देखना कंसोल के अंदर क्या मिला। लाइन नंबर 60 का तुम कंसोल देखोगे तो तुम्हें आउटपुट नज़र आएगा ए बी सी। क्या मिला, ए बी सी। अगर मैं इसको ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करता, कब, बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो ये एरिया, तो ये वाला एरिया इसका क्या था, टेम्पोरल डेड जोन। मतलब यहाँ पर इतनी लाइनें भी होती तो ये क्या इसका टेम्पोरल डेड जोन होता, ये सारा एरिया इसका क्या होता फिर, टेम्पोरल डेड जोन। पर अगर तुम यहाँ पर एक वायर से बनाते वेरिएबल, अगर तुम यहाँ पर इसको वायर से बना देते, तो फिर ये क्या करता, लिफ्ट कर जाता टॉप पर। कहाँ पर क्या करता, लिफ्ट कर जाता टॉप पर, और ये फिर स्कोप के बिल्कुल यहाँ पर तुम्हें भी एक्सेसिबल होता, ए बी सी। ठीक है, और तुम्हें क्या मिलता, अनडिफाइंड मिलता। लाइन नंबर 58 पर तुम्हें क्या मिला, अनडिफाइंड मिला। ठीक है, तो अगर ये वैर से बना हुआ होता तो तुम्हें ये अनडिफाइंड मिल जाता, क्योंकि ये लिफ्ट कर जाता कहाँ पर, अपने स्कोप के बिल्कुल टॉप पर। कहाँ पर लिफ्ट कर जाता, अपने स्कोप के बिल्कुल टॉप पर अगर ये लेड से बना हुआ है, पर अगर ये लेड से बना हुआ है, तो ये क्या बोलता है, ये जितना भी एरिया है ना इसका, बिफोर इनिशियलाइजेशन जितना भी एरिया इसका, वो क्या होगा, इसका टेम्पोरल डेड जोन। जिसकी वजह से ये क्या मिला हमें, एक प्यारा सा एरर मिला, अनकॉल्ड रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बी सी बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्या ये वाली बात समझ आई? किस किस को आ गई? आ गई, जी सर आ गई सर। ज़रा हैंड रेज वगैरह करके बताएं कि हाँ भाई आ गई है। काफ़ी लड़के जो हैं बिल्कुल। ठीक है, लेट कॉन्स दोनों पर एप्लीकेबल होगा ये, जो मैंने तुम्हें रूल बताया, क्योंकि ये क्या है भाई, हमारे पास ई एस 6 के अंदर आई है, ई एस 6 के अंदर हमारे पास लेट और कॉन्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्पोरल डेड जोन तुम्हें समझ आ गया, गुड हो गया। और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर अब तुम देखो इन्होंने इस एग्जांपल के अंदर क्या ऐड ऑन किया, इन्होंने तुम्हारे पास एक टेम्पोरल डेड जोन वाली चीज़ जो तुम्हें समझाई, उसके बाद इन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की, कंसोल लॉग एक्स। क्या तुम्हें इसके अंदर, इस ब्लॉक स्कोप के अंदर एक्स कहीं मिल रहा है? अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बोलूँ यार मेरे पास एक क्या है, ब्लॉक स्कोप है इफ का, ओके, मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर रहा हूँ किसको, एक्स को। क्या इस ब्लॉक स्कोप के अंदर एक्स है? नहीं है, साफ नज़र आ रहा है। अगर ये वाला एक्स बाहर भी नहीं होगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्यों मिलेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों मिलेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता, मान लो ये सिर्फ क्या होता, लेट एक्स होता, क्या होता, सिर्फ लेट एक्स होता, तो फिर मुझे क्या मिल जाता, अनडिफाइंड मिल जाता। क्या मिल जाता मुझे, अनडिफाइंड। सही है, अगर ये एक्सेस करता ही नहीं है, अगर ये एक्सेस करता ही नहीं है, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, एक एरर मिलेगा। क्या बोलेगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्या बोला, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये दोनों सिनेरियोज तुम्हें ऑलरेडी पता है, और इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं भाई, ये एरर क्यों आ रहा है, ये आपने जाके इंटरव्यूअर को समझाना होता है। और मैंने, याद है जब जावास्क्रिप्ट हमारी शुरू हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, ये अगर तुम्हें एरर समझ आ गए और तुम इनको समझ पा रहे हो कि यार ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अच्छा लेवल हो रहा है। अब हमने इसको और डिटेल में देख लिया कि यार ये एरर्स क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, और इनका क्या रीज़न है, और इसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई हमारे पास ये तरीका गलत था, अब मैंने बनाया उसको 5 नंबर लाइन में, एक्सेस में उसको 2 नंबर लाइन में कर रहा हूँ, तो ये क्या है भाई, ये गलत तरीका है। अब नई चीज़ क्या कर रही है, हमें रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि यार आप गलत काम नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए क्या है भाई, फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है भाई, टेम्पोरल डेड जोन की समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया। क्या कहते हैं कि यार वाई टेम्पोरल डेड जोन, मेक इट ईजियर टू अवॉइड
एंड कैच एरर्स। क्या करता है कि यार हमें आसानी कर देता है किसके लिए, एक एरर को कैच करने के लिए। एक्सेसिंग वेरिएबल्स बिफोर डिक्लेरेशन इज बैड प्रैक्टिसेस एंड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि यार आप जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और उससे पहले उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो ये क्या भाई एक बैड प्रैक्टिस है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मेक कॉन्स वेरिएबल एक्चुअली वर्क। सही है। लास्ट वाली स्लाइड 72 73। तो ये ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंटेशन करके देखी कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है कंसोल लॉग के अंदर बिफोर इनिशियलाइजेशन और फिर दूसरी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74। ऑलरेडी तुमने देखो ये वाला इम्प्लीमेंट करके देख लिया। टाइप एरर एड एक्सप्रेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं कि यार तुम क्या करो, सिंपल एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करो और फिर क्या करना, उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन को रख देना। और जब तुम उसको ऊपर कॉल करोगे, जब तुम उसको डिक्लेरेशन से पहले कॉल करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक एरर मिल जाएगा। क्या, ऐड एक्सप्रेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मेमोरी के अंदर जाके क्या लोड हुआ होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि ये वेरिएबल था। और जब तुम अनडिफाइंड के आगे पैरेंथेसिस लगाओगे तो ये कोई चीज़ होती है, तो बोलेगा नहीं भाई ये नहीं होती, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो एरो फंक्शन के अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है सिंपल। लाइन नंबर 46, अरे 46 का कोई और सा है वो, यहाँ पर कुछ और मिल रहा है। ठीक है, 55। 55 क्या है, ऐड डिक्लेरेशन, ऐड वाला चल रहा है क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। ऐड एरो वाला नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ऐड एरो वेयर से बना हुआ है, तो इसका आउटपुट क्यों नहीं दिखा रहे, हो सकता है आगे दिखा रहे हो। 75। 75। तो हमें लाइन नंबर 57 का आउटपुट क्यों नहीं दिखा रहे। अच्छा, तुम्हें इसका ऑलरेडी पता है कि यार आउटपुट क्या आएगा। तुमने क्या बनाया, एक एरो फंक्शन क्रिएट किया। तुमने क्या किया, एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है, इसके अंदर तुम्हें वैल्यू अनअवेलेबल मिलेगी। अब जब तुम इसको कॉल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर करके देखा। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया और फिर मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको एरो फंक्शन को कॉल किया, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, कैन नॉट एक्सेस एरो एफ एन बिफोर इनिशियलाइजेशन, सिंपल। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते इसको और आगे बढ़ते हैं। सही है, मुझे एक्स भी नहीं मिल रहा, एक्स को भी कंसोल कर कमेंट कर देता है। ठीक हो गया। आगे क्या कहते हैं कि यार आपके पास 76। अब कहते हैं कि यार हाउ द दिस कीवर्ड वर्क। हमारे पास तुमने देखा था कि एक दिस कीवर्ड होता था जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है। दिस कीवर्ड वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल दैट इज क्रिएटेड फॉर एवरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एवरी फंक्शन। फिर क्या कह रहे हैं कि यार हमारे पास दिस कीवर्ड का जो वेरिएबल है, कीवर्ड है जो वेरिएबल है, वो क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल है। क्यों है, जो क्या करता है, दैट इज़ क्रिएटेड फॉर एवरी एग्जीक्यूशन। हर एग्जीक्यूशन में क्या होता है, वो क्रिएट होता है और फिर वो हमें मिल जाता है। अच्छा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तुमने देखा था कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था, उसके अंदर अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन भी क्रिएट होता था तो उसके लिए क्या होती थी, एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होती थी, जो मैंने तुम्हें बताया था, लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो अंदर क्या होगा, एक और अंदर क्या होगा, एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, और फंक्शन के लिए भी क्या होगा, एक दिस का कीवर्ड क्रिएट होगा। आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए भी एक दिस का कीवर्ड क्रिएट होता है, आपके हर फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए भी क्या होता है भाई, एक दिस का कीवर्ड क्रिएट होता है। फिर क्या करें, टेक्स द वैल्यू, वैल्यू भी ले सकता है। और फिर बताते हैं कि यार पॉइंट्स टू द ओनर, क्या करता है, अपने ओनर की तरफ पॉइंट करता है, ऑफ द फंक्शन इन विच दिस कीवर्ड इज यूज। अब जहाँ पर ये दिस कीवर्ड यूज होगा, ये वहाँ पर जाके क्या करेगा, अपने ओनर की तरफ पॉइंट करेगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने कंसोल लॉग किया यहाँ पर क्या, दिस। अभी के केस में मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने एक दिस कीवर्ड को कंसोल लगा दिया। मैंने क्या किया, इसके अंदर दिस कीवर्ड को कंसोल में रख दिया। अब तुम देखो कि यहाँ पर जब मैंने एग्जीक्यूशन मेरी चली होगी, तो इसका पेरेंट कौन होगा, कौन होगा, विंडो होगा। जब भी क्या करेगा, ये मुझे विंडो शो कर देगा। लाइन नंबर 65 का आउटपुट देखो, मुझे क्या मिला, एक विंडो मिला। लाइन नंबर 65 में मुझे क्या मिला, एक विंडो का ऑब्जेक्ट मिला, क्योंकि जब भी मेरी एग्जीक्यूशन हुई तो उसका पेरेंट कौन था, अभी एक विंडो था, उसका पेरेंट कौन था, एक मेरा विंडो था। ओके, यही काम अगर मैं एक फंक्शन के अंदर कर देता, यही काम अगर मैं एक फंक्शन के अंदर कर देता,
अच्छा, इसके अलग अलग तरीके हैं। इसके क्या है, एक एक अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं इसको फंक्शन नॉर्मल फंक्शन के अंदर कर दूं कि यार फू एक फंक्शन होगा मेरा, और उसके अंदर आप क्या करो, इसको रख दो, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। इस बार मुझे नॉर्मल फंक्शन के अंदर भी क्या मिलेगा, विंडो। क्या मिला, विंडो मिला। ठीक है, मैं तुम्हें बताया था कि यार ये नॉर्मल फंक्शन जो है वो क्या करता है, विंडो की तरफ पॉइंट करता है। क्यों करता है, देखो, ये किसके अंदर बना हुआ है, एक फू के फंक्शन के अंदर बना हुआ है। एक फू का फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, क्या, console log दिस। अगर तुम देखो इसका पेरेंट कौन है, जाहिर सी बात है ये किसमें बना हुआ है, एक फंक्शन के अंदर बना हुआ है। फंक्शन का पेरेंट कौन होगा, विंडो होगा। जब भी ये क्या कर रहा है, मुझे विंडो की तरफ पॉइंट करता है। फंक्शन का जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, एक विंडो है। और फिर मैंने उसके अंदर सिंपल सी एक एग्जीक्यूशन लिखी हुई है, console log दिस। जब भी ये क्या मुझे कह रहा है, पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, विंडो की तरफ। यही अगर मैं क्या करता, एक एरो फंक्शन बना देता। इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने मान लो यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर console log करता हूँ किसको, दिस को। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, console log करता हूँ एरो फंक्शन के अंदर दिस को। तो फिर यह मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, क्या मिलता है बोलो, क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। मैं बता देता हूँ, दिस दिस के अंदर हमें क्या मिलता है यहाँ पर, देखो, लाइन नंबर 53 पर मुझे क्या मिला, विंडो मिला। ठीक है, याद है मैंने एक क्या बनाता था, बार 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 एक बनाता था, क्या कहते हैं अपना, मेथड बनाता था ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर वो क्या कर रहा होता था हमारे पास, चलो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी मुझे क्या मिला, विंडो मिला। मैंने बताया था एरो का फंक्शन जो है वो किसकी तरफ पॉइंट करता है, विंडो की तरफ ही पॉइंट करता है। मैंने कहा मेरे पास क्या होगा, माई ओबीजे होगा, मेरे पास क्या होगा, एक माई ओबीजे, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। मैंने कहा नेम होगा, मान लो हसन, और फिर एक प्रॉपर्टी होगी क्या, लास्ट नेम, जिसके अंदर क्या हो सकता है भाई, अशरफ हो सकता है। और फिर क्या होगा, हमारे पास एक मेथड होगा, क्या भाई, गेट फुल नेम का। ओके, गेट फुल नेम क्या होगा हमारे पास, फर्स्टली हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन मैंने इसके अंदर रख दिया। और फिर मैं क्या करता हूँ, console log दिस, console log दिस। अभी के केस में देखना मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिस को कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया, दिस को कॉल किया। अब मैंने तुम्हें बताया था, अभी गौर से देखना, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड क्रिएट किया, गेट फुल नेम, और उसके अंदर क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। अब ये दिस क्या है, अपने ओनर को पॉइंट करता है, किसको पॉइंट करता है, अपने ओनर को, मतलब अपने पप्पा को पॉइंट करता है। ओके, अभी के केस में गेट फुल नेम के अब्बू कौन है, माई ओबीजे। कौन है, माई ओबीजे। तो ये इस बार किसको टारगेट करेगा, अगर मैं console लॉक करूं अपने फंक्शन को चलाने के बाद, माई ओबीजे डॉट मेरा गेट फुल नेम का फंक्शन चलाओ, और फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, कंसोल हो रहा है दिस। तो ये मुझे किसकी तरफ पॉइंट करेगा, मेरे ऑब्जेक्ट की तरफ। कि मुझे ये वाली बात समझ आई कि मेरा अगर तरीक़ेकार चेंज होगा, मेरा जो तरीक़ेकार है अगर वो चेंज होगा, तो वो उसके हिसाब से मुझे क्या देगा, आउटपुट देगा। नॉर्मल फंक्शन के अंदर क्या दे रहा है, एरो फंक्शन के अंदर क्या दे रहा है, मेन ऑब्जेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, मेन विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है। ओके, और फिर अगर आप सिंपल गेट फुल नेम कॉल करते हो, तो फिर वो मुझे क्या दे रहा है, मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट दे रहा है, माँ ओबीजी का। ओके, ये वाली बात भी मुझे समझ आ गई। और फिर जब मुझे यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकता था, दिस कीवर्ड की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता था। ये वाली बात समझ आई। तो ये क्या है भाई, हमारे पास तरीक़ेकार हैं इनको कॉल करने के, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मान लो मैंने क्या किया है, मेरे पास एक बी का वेरिएबल बना हुआ है, मेरे पास क्या बना हुआ है, बी का वेरिएबल कहाँ पर बना हुआ होगा, ग्लोबल स्कोप में। कहाँ पर बना हुआ होगा, ग्लोबल स्कोप में। मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्या करो, console log दिस, console log दिस किया, दिस मुझे मिला विंडो का ऑब्जेक्ट, और विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मुझे बी मिल रहा है, मिल रहा है, बी क्या मुझे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, विंडो के पास आप जा रहे हो तो फिर मेरी वैल्यू निकाल के ले आओ, दिस डॉट बी निकाल के ले आओ। लाइन नंबर 15 पे मुझे क्या मिलेगा, मेरा बी। क्या मिलेगा, लाइन नंबर 15 पर मुझे मेरा बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है। ये तरीक़ेकार है पॉइंट कराने का, कि आपको पता होना चाहिए कि हम और किस, एक बार कोड दिखाइएगा, ये दिस डॉट सी वाला। समझो मैंने क्या किया, मेरे पास बी का जो वेरिएबल था वो क्या था, ग्लोबल स्कोप में बना हुआ था। किसमें बना हुआ था, जी, ग्लोबल स्कोप में। मैंने सिंपल क्या किया, दिस, मैंने सिंपल क्या किया, सबसे पहले दिस किया। ठीक है, दिस किसको पॉइंट कर रहा था, विंडो के ऑब्जेक्ट को। मैंने विंडो का ऑब्जेक्ट ओपन किया, और फिर उसके अंदर देखा क्या मेरा कोई बी के प्रॉपर्टी है, इसने कहा हाँ है।
और अगर है तो क्या करो, दिस डॉट बी निकाल के ले आओ। ओके, फिर ये निकाल के मेरे पास बी ले आया। सेम काम अगर मैं यहाँ पर करता, अब आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ठीक है, गौर से समझना अच्छे से। मैंने क्या बोला, मैंने कहा मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास पहले नॉर्मल वाला क्या था, मेथड। मैं यहाँ पर करता हूँ गेट फुल नेम। ओके, और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ क्या, एरो फंक्शन। क्या बना रहा हूँ, एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, किस नाम से, बी के नाम से। मैंने क्या कर दी, बी के नाम से कैपिटल में रख दी प्रॉपर्टी। मैंने कहा आप कंसोल लॉग लगाओ दिस डॉट बी, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा जब मेरा फंक्शन चलेगा तो। सर इसमें आउटपुट ये दिस होता है एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में दिस नहीं होता, ये विंडो को टारगेट करता नहीं ना दीवाने, अभी तो किया था। देखो एरो फंक्शन था, इसमें दिस चलाया था, क्या मिला था, है। सर स्मॉल भी मिल जाएगा ना, क्योंकि जो विंडो के अंदर बनाना है ग्लोबल में, स्मॉल भी, क्या स्मॉल मिलेगा। यहाँ से भी मिलेगा, मतलब यहाँ से। ठीक है उधर बेहतरीन हो गया, दिस डॉट बी। क्यों, ये जो गेट फुल नेम था क्या था, एरो फंक्शन था, क्या था, एक एरो फंक्शन था। एरो फंक्शन अपने पप्पा के भी पप्पा को टारगेट करता है, किसको करता है, अपने पप्पा के पप्पा को टारगेट करता है, मतलब विंडो को टारगेट करेगा। किसको टारगेट करेगा, विंडो को टारगेट। और मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग क्या किया, दिस डॉट बी। एरो फंक्शन किसको टारगेट कर रहा था, अपने पप्पा के पप्पा, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दिस में मुझे क्या मिलेगा, विंडो ऑब्जेक्ट। और विंडो के अंदर क्या कोई बी पड़ा हुआ है, विंडो के अंदर क्या कोई बी पड़ा हुआ है, बोलो, बी पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा हुआ है ना, बोलते ही तो नहीं हो तुम लोग, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पर बी मिला। अच्छा बी मैंने जो अंदर बनाया था ना प्रॉपर्टी, उसका बी मैंने कैपिटल रखा था, उसका बी मैंने क्या रखा था, कैपिटल। बाहर वाले बी का क्या है, स्मॉल है। क्या है बाहर वाले का, स्मॉल है, गौर से देखो, ठीक है। और फिर मैं इसको कॉल करता हूँ, और फिर मुझे लाइन नंबर 69 पर देखना आउटपुट क्या मिला। लाइन नंबर 69 पर मुझे क्या मिला, मेरा स्मॉल वाला बी। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आई। आ गई आ गई बेहतरीन है। किस किस को आ गई, हैंड रेज करके ज़रा बताए। आ गई फिर समझ। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये आपको समझाएंगे डिटेल में कि यार किस तरीके से काम कर रहा है। देखो हमने थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन पहले करके देख ली। कहते हैं कि यार दिस इज़ नॉट स्टैटिक, दिस इज़ नॉट स्टैटिक, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द फंक्शन इज़ कॉल्ड। मैं तुम्हें सारे तरीके करके दिखाया। नॉर्मल फंक्शन को कॉल जब मैं कर रहा था तो फिर मुझे क्या मिला, फिर अगर मैं एरो फंक्शन को कॉल करता हूँ तो फिर मुझे क्या मिला, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बना के उसको कॉल किया तो फिर मुझे क्या मिला, अगर मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरो फंक्शन का बनाया एक मेथड तो फिर मुझे क्या मिला, किस तरीके से ये क्या करेगा। दिस इज नॉट स्टैटिक, दिस इज नॉट स्टैटिक, इट डिपेंड्स हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड। ये देखेगा कि यार फंक्शन किस तरीके से कॉल किया गया। एंड इट्स वैल्यू इज ओनली असाइन व्हेन द फंक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड। हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो ये खुद देखेगा कि यार मैं किस तरीके से कॉल किया गया हूँ और फिर मुझे क्या चीज़ देनी है। अगर नॉर्मल फंक्शन होगा तो फिर वो क्या करेगा, ग्लोबल के ऑब्जेक्ट को, अरे अल्लाह हाफिज़, क्या करेगा कि अपने नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेगा और फिर उसके अंदर से आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। पर कहाँ देगा, आपके दिस कीवर्ड, आपकी विंडो के ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा। एरो फंक्शन भी क्या करेगा, एरो फंक्शन आपके पप्पा को कॉल करेगा, किसको, विंडो के ऑब्जेक्ट को। ये वाली बात समझ आई, सही है, सबको टारगेट कर रहा होगा। पर तुमने देखा था नॉर्मल फंक्शन अगर तुम बना लो कहाँ पर, एक इस वाले मेथड के अंदर, अगर तुम एक क्या बना लो, नॉर्मल फंक्शन बना लो, तो फिर तुम्हारा देश जो है ना वो अपने पेरेंट को टारगेट करता था। अपने किसको टारगेट करता था, पेरेंट को। पेरेंट कौन है इसका, गेटफुल नेम का बाय ओबीजे। ओके, और फिर दिस डॉट नेम मुझे मिल गया, दिस डॉट नेम मुझे मिल गया। अब मैं बोलता हूँ यार दिस डॉट बी कर दो, क्या कर दो, दिस डॉट बी कर दो। अब क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास दो बी हैं, एक बाहर है और एक छोटा बी है और एक कैपिटल बी है, तो ये प्रॉपर्टी दोनों सेम है, क्या आएगा, कौन सा बड़ा भी आएगा। सही है भाई, बड़ा भी आ गया, ठीक है। अच्छा वो लाइन नंबर 15 है, उसको इग्नोर करना, ऊपर का कंसोल लगा हुआ है, या फिर हम उसको ऊपर को बंद कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला बंद कर दिया, नीचे वाला खुला रह गया। लाइन नंबर 66 पर मुझे क्या आ गया, कैपिटल बी मिल गया। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है
अब आपको ना एक्चुअली समझाएगा कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। जी बोलो। सर ये जो आपने नॉर्मल फंक्शन में दिस लगाया तो इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे डॉट दिस लगा सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन में जैसे आपने दिस लगाया ना, उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद उसके आगे दोबारा डॉट ये कह रहे हो दिस डॉट दिस कर दो, लगाना है। नहीं कर सकते ना। दिस के अंदर मेरे ख्याल से जो मेथड है दिस जो कीवर्ड है उसके बाद दिस का मेथड नहीं होगा। आउटपुट देखते हैं लाइन नंबर 66 पर क्या मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर अनडिफाइन मिल जाए, क्या मिल जाए, अनडिफाइन मिल जाए। चेक करते हैं लाइन नंबर 66 पर क्या आया, क्या आया, अनडिफाइन। ठीक है, क्योंकि दिस डॉट दिस, लेकिन लॉजिकल तो ट्रू नहीं हो रहा ना। दिस का कीवर्ड जो है तो पेरेंट को टारगेट कर रहा है। जब सबसे पेरेंट विंडो पे चला गया तो उसका पेरेंट कहाँ चलेगा? हाँ ये बात भी है, पर इसका ना तरीका है ना। देखो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि इसके ना कॉल करने का तरीका है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज नॉट स्टैटिक। दिस जो है हमेशा स्टैटिक नहीं रहेगा कि आपने बोल दिया कि यार वो पेरेंट को टारगेट कर रहा है तो फिर वो पेरेंट से ही लेके आ, या फिर आपने बोल दिया कि यार वो जो है नॉर्मल फंक्शन के अंदर पप्पा को कॉल करेगा तो पप्पा को कॉल कर रहा है। आपने बोला कि यार नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो है वो अपने ओनर को कॉल करेगा। तो मतलब ज़रूरी नहीं है, अभी हम आगे वही देखते हैं कि ये किस तरीके से कॉल होते हैं और फिर इनके क्या सिनेरियोज होते हैं और फिर ये अपनी वैल्यूज़ खुद से चेंज कैसे करता है, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई बिहेवियर होगा। ठीक है, बस आप इसको इतना समझो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड एंड इट्स वैल्यू इज ओनली असाइन। इसकी वैल्यू कब असाइन होगी, व्हेन द फंक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड। ये वाली बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्या कहता है कि यार मेथड, मेथड क्या आते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर आप क्या लिखते हो, फंक्शन डिफाइन करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर किया, आपने क्या किया, एक आपके पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की और फिर आपने उसके अंदर एक फंक्शन लिख दिया। ओके, तो ये क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट मेथड, क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट मेथड, या फिर आपको सिंपल इसको आप मेथड भी कह सकते हो। तो ये बता रहे हैं कि यार मेथड के अंदर दिस किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग द मेथड। ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग अ मेथड मतलब अपने पेरेंट को, अपने पेरेंट को। सही है, किसमें, नॉर्मल फंक्शन के अंदर, किसमें, नॉर्मल फंक्शन के अंदर। अगर तुम यहाँ पर देखो तो इन्होंने क्या किया है, एक मेथड की एग्जांपल दी, एक जोनस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें नेम ईयर का प्रॉपर्टी बनाई और फिर कैलकुलेट एज का तुमने एक फंक्शन बना के दे दिया। फंक्शन कौन सा है, नॉर्मल फंक्शन। और फिर उसके अंदर तुम्हें दिस डॉट ईयर रिसीव कर रहे हो, कहाँ से, अपने पेरेंट से, जोनस के पास से तुम क्या कर रहे होगे, इसको रिसीव कर रहे होगे और फिर तुम इसको एक्सेस भी कर पाओगे। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो दिस है वो किसको कॉल करता है, अपने ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉलिंग द मेथड, दैट इज कॉलिंग द मेथड। ठीक है, ये वाली बात समझ आई कि नॉर्मल वाला जो फंक्शन होगा वो किसको कॉल करेगा, अपने ऑब्जेक्ट को, किसको, अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट एज इज मेथड है, ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई हमें। 82 के अंदर क्या कह रहे हैं कि यार हमारे पास दिस क्या है भाई, जोनस होगा, दिस क्या होगा हमारे पास, जोनस। देखो यहाँ पर वो और डिटेल में बता रहे हैं, कैलकुलेट एज इज मेथड, ये मेथड है हमारे पास, दिस क्या है आपके पास, जोनस। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन के अंदर जोनस को दिस टारगेट कर रहा होगा, दिस किसको टारगेट कर रहा होगा, जोनस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर दिस के अंदर से आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी एयर। अब कहते हैं कि यार सिंपल फंक्शन कॉल के अंदर दिस क्या मिलेगा आपको, अनडिफाइंड, पर कब मिलेगा, इन स्ट्रिक्ट मोड, अदरवाइज विंडो का ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, विंडो का ऑब्जेक्ट। सिंपल फंक्शन कॉल के अंदर आपको दिस क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, कब, अगर स्ट्रिक्ट मोड हुआ, अगर स्ट्रिक्ट मोड हुआ। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड को ऑन करूँ, तो यार मैंने स्ट्रिक्ट मोड है और मैंने क्या किया हुआ है, अपने एक नॉर्मल फंक्शन लिखा पूरा और मैंने इस वाले कोड को चला दिया सिंपल। लाइन नंबर 56 पर देखो मुझे क्या मिलता है, लाइन नंबर 56 पर मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड। क्यों भाई, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्ट मोड का ऑन किया है, क्या किया है, अपने स्ट्रिक्ट मोड का ऑन किया है। और ये कहते हैं कि यार जब आपका स्ट्रिक्ट मोड ऑन होगा तो आपको नॉर्मल वाले फंक्शन के अंदर क्या मिलेगा, जब आपका स्ट्रिक्ट मोड ऑन होगा, जब आप इसको दिस को देखोगे फंक्शन के अंदर तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड। अगर यही लाइन, लाइन नंबर 56 पे क्या मिला, अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिक्ट मोड हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, विंडो का ऑब्जेक्ट मिला, क्या मिला, विंडो का ऑब्जेक्ट। क्या ये वाली बात समझ आई। आपने ये बात याद रखनी पड़ेगी भाई, आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रिक्ट मोड में क्या आउटपुट आ रहा है और फिर कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अदर वैसे स्ट्रिक्ट में यूज क्यों करते हैं?
आगे देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड, मैंने तो यार अभी तक यूज़ नहीं किया, मेरे ख्याल में टाइप सेफ्टी के लिए करते हैं। सही है, आगे देख लेंगे। सही है, देख लेंगे। एरो फंक्शंस, अब कहते हैं कि यार हमारे पास कुछ एरो फंक्शन भी होते हैं, मतलब आप इसको दिस को किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हो। कहता है कि यार दिस जो है ना, क्या करेगा, दिस ऑफ सराउंडिंग फंक्शन लेक्सिकल दिस, मतलब सिंपल रखते हैं इसको कि यार आपका जो एरो फंक्शन होगा ना, वो अपने सराउंडिंग फंक्शन, सही है, लेक्सिकल चीज़ याद है, लेक्सिकल पढ़ी थी, लेक्सिकल स्कोपिंग, वो क्या थी, सराउंडिंग स्टेट को देखता था, अपने फंक्शन की प्लेसमेंट को देखता था। ठीक है, तो एरो फंक्शन के अंदर ये बात हमेशा याद रखना, वो सराउंडिंग फंक्शन, मतलब अपने पप्पा के पप्पा को कॉल करेगा, ये वाली बात याद रखना। मतलब वो एट दी एंड कहाँ पर जाएगा, अपने विंडो के ऑब्जेक्ट पर जाएगा, क्योंकि हमारा जो एरो फंक्शन होता है उसके अंदर हम दिस को जब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट विंडो का ऑब्जेक्ट दिखाता है। जबकि सिनेरियोज डिफरेंट है, मेथड के अंदर डिफरेंट सिनेरियो, सिंपल फंक्शन के अंदर डिफरेंट सिनेरियो, एरो फंक्शन के अंदर भी डिफरेंट सिनेरियो। पर ये बात आपने याद करनी पड़ेगी, आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आपसे इंटरव्यू कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको कहीं भी घुमा सकता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल से हटके सारी चीज़ें, जब भी थ्योरी पे इतना टाइम लगा रहा हूँ मैं आपको। कहता है कि यार डोंट डोंट गेट ऑन दिस, सही है। इसके एरो फंक्शन के बाद ना अपना देश नहीं होता, एरो फंक्शन के बाद अपना देश नहीं होता। ठीक है, अब कह रहा है कि यार हमारे पास इवेंट लिसनर पे भी हमने क्या किया था, दिस का यूज़ किया था। इवेंट लिसनर के अंदर याद है हम क्या करते थे, दिस रख के भेज देते थे। इवेंट लिसनर के अंदर हम दिस रख के भेज देते थे। मैंने कहा यार आप क्या करो, एक मेरे पास बटन होगा, आपके पास एक बटन होगा। याद है जब इसके ऊपर क्लिक करता था तो मैं एक ऑन क्लिक चला देता था, ऑन क्लिक लगाया, और फिर ऑन क्लिक पे क्या चला दो, फू चला दो मान लो, और फिर मैं यहाँ से दिस रख के भेज देता था। ठीक है, और जब मेरा फू चलेगा तो डायरेक्ट ना चलना चाहिए, इस पे चलना चाहिए। अ, ठीक है, और ऊपर भी एक फू बना हुआ है, ये वाले को भी बंद कर दें। जब फू चलेगा तो वो मुझे क्या देगा इस बार, दिस। लाइन नंबर 34 पे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं एक बटन को क्लिक करता हूँ, अच्छा बटन के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, क्लिक मी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे क्या मिला, एक विंडो का ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, मुझे विंडो का ऑब्जेक्ट। सही है, पर मैंने यहाँ पर इसको इवेंट, पर मुझे यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यार मुझे क्या मिलेगा, इवेंट लिसनर के अंदर दिस किसको टारगेट करेगा, डॉम एलिमेंट दैट द हैंडलर इज अटैच टू। इसको इवेंट टारगेट करेगा, डॉम एलिमेंट मिलेगा मुझे जिसके ऊपर ये चला। मैंने यहाँ से दिस तो रख के भेजा, और फिर मैंने सिंपल क्या किया, दिस को करा दिया क्या भाई, अपना कंसोल। दिस जाहिर सी बात है ये अपने विंडो को देख रहा होगा, तो फिर मैंने जब एक अपना आर्गुमेंट भेजा तो फिर मुझे उसको रिसीव भी करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ यार एक ई के नाम से वेरिएबल होगा, आप उसको रिसीव कर लो, क्या रिसीव कर लो, आप एक ई को रिसीव कर लो, और फिर आप इस ई को यहाँ पर ज़रा दिखा देना, क्योंकि मैंने दिस कहाँ से रख के भेजा है, अपना जब फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से रख के मैंने अपना दिस भेज दिया। और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इस बार फिर से फंक्शन कॉल करता हूँ। मैंने कहा क्लिक मी, तो क्लिक मी जब हुआ तो जब मैंने दिस रख के भेजा तो मुझे मेरा पूरा एलिमेंट मिल गया। इवेंट लिसनर पर मुझे पूरा अपना एलिमेंट मिल गया कि यार मैं कहाँ चला और किसके ऊपर मैंने काम किया। अच्छा एक तरीक़ेकार ये भी था, मैंने ऑन के लिए इसी पे चला दिया। इसका अच्छा तरीक़ेकार ये है कि यार आप एक आईडी बनाओ, आईडी बटन से गेट कर लो उसको, ठीक है, और इस तरीके से फंक्शन नहीं चलाना। हमने ऑलरेडी हायर ऑर्डर वाली चीज़ देखी हुई है, तो आप क्या करो, सिंपल बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर बीटीएन। अच्छा बीटीएन मैंने गेट नहीं किया, मैं क्या करता हूँ बीटीएन को फटाफट से गेट कर लेता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है मेरे पास, बीटीएन। अब मैं क्या करूँ, बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या कर देना, मेरा फू का फंक्शन चला देना। ठीक है, फू का फंक्शन क्या करता है भाई, अब मुझे इवेंट रिसीव करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके इवेंट रिसीव करने की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं। मैं बोलूँ यार ज़रा दिस दिखाना, ज़रा मुझे दिस दिखाना, देख लेते हैं कि अब मुझे क्या मिला। मैंने कहा दिस, मुझे डायरेक्ट मिल गया। सही है, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, दिस रख दिया, और फिर मैंने अपने आर्गुमेंट से पैरामीटर से भी रिसीव नहीं किया, डायरेक्ट इसके ऊपर चल रहा होगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो मुझे क्या मिला, डायरेक्ट मेरा एलिमेंट मिल गया जो कि ट्रिगर हुआ। तो आपको यही बता रहे कि डॉम एलिमेंट मिलेगा जब इवेंट लिसनर हिट होगा दिस के अंदर। दिस आपको क्या ला के देगा, आपका डॉम एलिमेंट ला के देगा जिसके साथ वो अटैच होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। ये आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट में बताएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है।
और ये हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन देख चुके हैं। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कोई सवाल आपका? सर एरो फंक्शन जो है वो हमेशा विंडो को करता है क्या टारगेट? एरो फंक्शन हमेशा विंडो को टारगेट करता है। देखो, तुम्हें ना इन 4 चीज़ों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, इनको याद कर लेना। नंबर 1, मेथड किसको मेथड किसको पॉइंट करता है? सही है, मेथड किसको करता है पॉइंट? अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ पर ये कॉल हो रहा है। सही, जिसके अंदर ये कॉल हो रहा है उस मेथड को ऑब्जेक्ट उस मेथड वो वाला मेथड अपने ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेगा। सिंपल। फिर आपको कहता है कि यार सिंपल फंक्शन कॉल क्या करता है, अगर स्ट्रिक्ट मोड हुआ तो फिर आपको अनडिफाइंड मिलेगा, अदरवाइज विंडो का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अदरवाइज क्या मिलेगा? विंडो मिलेगी इन द ब्राउज़र। फिर कहता है कि यार आपके पास एरो फंक्शन के पास ना अपना दिस नहीं होता, एरो फंक्शन के बाद अपना दिस नहीं होता। और फिर कहता है कि आपको इसके अंदर जो दिस मिलेगा ना वो किसका मिलेगा? सराउंडिंग फंक्शन का मिलेगा। किसका मिलेगा? सराउंडिंग फंक्शन का। ठीक है। और फिर ये एरो फंक्शन कहाँ पर पॉइंट करता है, ये बात तुमने याद करनी पड़ेगी। कहाँ पर पॉइंट करता है? ये अपने विंडो के ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। इवेंट लिसनर क्या करता है? डॉम एलिमेंट को पॉइंट करता है कि ये किसके ऊपर ट्रिगर हुआ, ये किसके ऊपर ट्रिगर हुआ। अच्छा, इससे तो रिगार्डिंग यहाँ पे तो एरो फंक्शन में लिखा हुआ होना चाहिए था ना कि दिस टारगेट द विंडो, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है जैसे अब दिस ऑफ सराउंडिंग फंक्शन, का मतलब ये होगा कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर एरो फंक्शन बना दें तो वो जो दिस लगाएगा वो ऊपर पेरेंट फंक्शन का लगाएगा, ना कि विंडो का। देखो, तुम्हारा सवाल यही है ना कि यार तुमने एक एरो फंक्शन बनाया कि इसके पास एक सराउंडिंग फंक्शन होगा, इसके आगे पीछे क्या होता है? एक फंक्शन होता। मैंने कहा यार मेरे पास एक और फंक्शन होगा क्या? मान लो नॉर्मल वाला फंक्शन रख लिया, नॉर्मल वाला फंक्शन, ठीक है। मैंने ये रख दिया इसका नाम। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि यार मेरा एरो फंक्शन क्या कर रहा है? दिस लाके दे रहा है मुझे। एरो फंक्शन मुझे क्या कर रहा है? दिस लाके दे रहा है। और मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन रख दिया दिस। नॉर्मल वाला भी चला दो, या मतलब चलाओ नहीं नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाले का दिस ले लेना, सराउंडिंग वाला। क्या जब मैं एरो फंक्शन चलाऊंगा तो क्या ये इसका दिस ले सकता है? ये तो खुद ब्लॉक स्कोप में पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है? खुद ही एक ब्लॉक स्कोप में पड़ा हुआ है। ये कैसे इसका दिस लेगा? आओ चेक करते हैं। मैंने कहा क्या करो, मेरा कोड चलाओ, और फिर लाइन नंबर 50 पे मुझे क्या दिखा रहा है? विंडो का ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है एरो फंक्शन के अंदर विंडो के ऑब्जेक्ट को। याद है मैंने जब तुम्हें एरो फंक्शन बताया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि इसके अंदर इसका अपना दिस नहीं होता, ये डायरेक्ट किसको कॉल करता है? अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट, ये अपने विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है। सर ये जो नॉर्मल वाला फंक्शन है, अगर इसके अंदर आप एरो फंक्शन रख देंगे तो फिर तो भी ये विंडो को करेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके अंदर या रख के ये देखते हैं। फंक्शन को करेगा? अच्छा देखो, तुमने कहा कि यार सर आप क्या करो, एक नॉर्मल वाले फंक्शन के अंदर दिस ले लो। अच्छा, नॉर्मल वाले फंक्शन का अपना दिस ऑलरेडी होगा, सही है। अब आप क्या करो, नॉर्मल वाले फंक्शन को सबसे पहले बाहर कॉल कर दो। नॉर्मल वाले फंक्शन को बाहर कॉल कर दो, ये कह रहा हूँ। नॉर्मल वाला फंक्शन आपने कॉल कर दिया। अब उसके अंदर क्या है? एक एरो फंक्शन है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर एरो फंक्शन चलना चाहिए था, इसके अंदर एरो फंक्शन चलना चाहिए था। अब जब ये नॉर्मल वाला फंक्शन क्रिएट हुआ तो क्या इसके बाद अपना दिस होगा? हाँ होगा, सही है। और नॉर्मल फंक्शन कहाँ पर पॉइंट कराएगा मुझे? मेरे विंडो के ऑब्जेक्ट पे, सही है। अब मैं अगर देखूं कि मैंने एक एरो फंक्शन को चलाया और फिर मुझे एक दिस कीवर्ड मिलेगा, और फिर मुझे ये कहाँ लेके जाएगा? अच्छा, वैसे भी मुझे वहीं लेके जाएगा विंडो के ऑब्जेक्ट पे, और नॉर्मल वाला फंक्शन भी मुझे विंडो के ऑब्जेक्ट पर ही लेके जा रहा है, सही है। और फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो फिर मुझे क्या मिला? कहाँ चला गया ये रहा। तो मुझे क्या मिला? लाइन नंबर 49 पर भी विंडो का ही ऑब्जेक्ट मिला, सही है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि यार आपका नॉर्मल फंक्शन भी जो है ना वो क्या कर रहा है? अपने विंडो के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और फिर आपने उसके अंदर अगर सराउंडिंग स्टेट बना दिया तो कुछ भी होगा ना वो डायरेक्ट पॉइंट क्या करेगा? कुल मिला के अपने विंडो के ऑब्जेक्ट को ही करेगा, सही है। तो ये बात आपने अच्छे से याद करनी है। याद करने का मतलब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक दफ़ा जब ये समझ आ गई, अच्छे से याद हो गई, तो फिर भूलोगे नहीं कि यार ये वाला दिस क्यों टारगेट कर रहा है, किस लिए टारगेट कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है। तो हमने सारे यूज़ केस करके देखे, सारी चीज़ें इसकी हमने इम्प्लीमेंट करके देखी। और दिस भी तुम्हें मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस भी तुम्हें उम्मीद कर रहा हूँ मैं अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, इससे रिगार्डिंग कोई सवाल है तो जल्दी से पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा भाई, और बाकी भी हैं जो अभी तक हैंड रेज़ नहीं कर चुके, ज़रा अपने अपने हाथ खड़े करके बता दें किस किस को समझ आ चुका है, किस किस को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सिर्फ उज़ैर, अयान, उज़ैर और अहमद, सिर्फ एक लड़के को समझ आया है। 2 ही लड़कों के हैंड रेज़ हैं भाई, बाकियों को नहीं आया। क्या इश्यूज आ रहे हैं?
डिस्कस कर लेते हैं भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है।